अंतिम दो सवाल। पहला सवाल यह कि पूर्ववर्ती सरकार में भी आपने पंगा लिया। पंगा से अभिप्राय टोका टाकी करना आपका स्वभाव है, हस्तक्षेप, प्रभावी हस्तक्षेप करेंगे। परिवर्तन कितना होता है हमें नहीं पता, लेकिन हस्तक्षेप तो करेंगे ही। ऐसा आपने किया। पिछली सरकारों में भी मुकदमा दर्ज हुआ, वर्तमान सरकार में जो हुआ उसकी वार्ता हम लोग कर ही रहे हैं। दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं? दोनों के मुखिया के तरफ अगर हम इंगित करें, पूर्व के मुखिया, पूर्व की सरकार के मुखिया और वर्तमान सरकार के मुखिया। देखिए, मेरा यह कहना है, एक तो जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, चूँकि हर व्यक्ति एक ढर्रे में ढर जाता है। मेरे लिए अब जो भी स्थितियाँ बनती रही हूँ, जो मैंने किया, मैं उसी प्रक्रिया में रहूँगा। मेरा किसी व्यक्ति से, यदि वो व्यक्ति ईमानदारी से सोचे, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई राग द्वेष नहीं है। मेरा यह अनुभव है कि जो व्यक्ति सत्ता में से हटता है वह मुझे अच्छा समझने लगता है। सत्ता में आते ही मैं उसके लिए बहुत ही निम्न स्तरीय व्यक्ति हो जाता हूँ। उसे लगने लगता है कि तो बड़ा ही बेकार किस्म का आदमी है और गतिरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो जो मुझे सही लग रहा है कि समाज के लिए मैं जो कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। हर एक भूमिका है जी। जो रोल एक व्यक्ति का है, जो शव पर काम करने वाला व्यक्ति है। कोई कह दे कि भाई शव के अंतिम संस्कार का काम करता है, वो खराब काम करता है, ये तो नहीं हो सकता है। अगर वो व्यक्ति ना रहो तो शव का डिस्पोजल कहाँ से होगा? उस तरह से मेरे जैसे आदमी को, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव है, मुझे लगता है, देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा जिनकी पूजा करते हैं शिव की। शिव तांडव के लिए जाने जाते हैं, शिव डिस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं, संहार के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों की भी समाज को जरूरत है, जो कि समाज में जो गलत है, मेरा किसी भी अच्छाई से को संहार करने का कोई इरादा नहीं रहता है, लेकिन जहां गलत लगता है, अपनी औकात भर, जो आपने एक बात कही, मुझसे मैं किसी का लेश मात्र नहीं बिगाड़ पाता, मेरी औकात बहुत सीमित है। लेकिन हर व्यक्ति पर उंगली उठाने में मैं चूकता नहीं। जैसे अम्बेडकर जी की जो उंगली वाली फोटो हर जगह रहती है, हर गाँव में है, उंगली उनकी उठी हुई है, उसी तरह से मेरी छोटी सी उंगली लेकिन उठी जरूर रहती है। ऐसे भले वो कई बार उसको मोड़ के लोग मेरे ही नाक में डाल देते हों, ये उनकी ताकत है। भाई मान लीजिए मेरी कमजोर उंगली है, उन्होंने मोड़ा मेरे ही नाक में डाल दिया या कहीं डाल दिया, लेकिन यह जरूर है कि उंगली मेरी फिर भी उठेगी और मेरी आदत है, वो मैं बाज नहीं आऊँगा। जेल से आने के बाद भी उठती रहेगी या कुछ कमी आएगी या और मजबूती से चलेगी? देखिए, मजबूती कमजोरी की बात नहीं है। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, मैं मूर्ख हूँ। मैं अपनी उंगली की ताकत पर नहीं जाता, उंगली दिखाने की हैबिट पे जाता हूँ। ये उंगली रुक नहीं पाएगी, भले ही हमेशा मेरे ही अंदर जाती रहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक तो ये कहना है। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि जो आपने पूछा कि भाई कौन कैसा था, तो निश्चित रूप से इस पर मैं टिप्पणी इस समय नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अलग अलग लोगों के उनके रिएक्शंस में अंतर रहा। और देखिए, इस चीज़ पर मैं इतना कहूँगा कि मैंने बहुत पहले एक कविता पढ़ी थी हुमायूं कबीर साहब की, अंग्रेजी की कविता थी। जब मैं स्टूडेंट था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक शासकों पे कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि वो कहीं रेगिस्तान में जा रहे थे, तो अंग्रेजी में कविता थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने तमाम शासकों के गिरे हुए पुतले रेत में दबे हुए देखे, और उन्होंने जब मालूम किया तो मालूम चला कि यह इतना बड़ा तानाशाह था, ये इतना प्रभावशाली था, और ये इतना था, ये चिराग जलते थे, ये था, वो था, लेकिन उसकी स्थिति अंत में यह आ गई। तो निश्चित रूप से अच्छा और बुरा, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, इसका आज कोई मापदंड नहीं हो सकता है। और अगर कोई दे रहा है तो वह सच्चा मापदंड नहीं है। इतिहास जो कहेगा वह सच्चा मापदंड है। और मेरा यह बहुत ही दृढ़ मत है कि इतिहास समय के साथ अच्छे और बुरे के अंतर को समझ लेता है, और जो वास्तव में अच्छा किया होता है उसका सम्मान मिलता है, भय से सम्मान नहीं मिल सकता है जी। अंतिम सवाल, जेल मैनुअल की बात हुई, पास्को एक्ट की बात हुई, तमाम कानून ऐसे अंग्रेजों के ज़माने के हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, और कानून की चाबी सदन के पास है। सदन में कैसे पहुंचेंगे? कोई रास्ता है? कोई दल ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोगों का संगठन बना करके फाइट करेंगे, या फिर ऐसे ही उंगली करते रहेंगे? क्या करेंगे?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला इतना तो निश्चित है कि संगठन के साथ जुड़ूंगा, या तो अपना संगठन बनाऊंगा या कोई बड़े संगठन जिससे हमारा पूरी तरह मतैक्य हो सके। जो मैंने जो उंगलीबाजी वाली शब्द कही है, जो जिसको यह स्वीकार्य हो, तो वो बड़े संगठन के साथ तो रहूँगा। और जो संघे शक्ति कलयुगे है, तो शक्ति है, संगठन एक शक्ति है, यह एक सत्यता है। अगर वह है तो उससे मैं क्यों महरूम रहूं। मुझे मान लिया जब मैं आईपीएस में था तो जो कुछ भी उस सर्विस की इज्जत थी वो उसी संगठन में थी। पूरे देश भर में आप किसी भी जगह पहुंच जाइए, एक पुलिस का आदमी वहाँ दिख जाता था, एक जाल फैला था, वो संगठन था। कोई भी संगठन होता है तो उसमें शक्ति है। ऐसे संगठन के साथ जुड़ूं या बनाने का प्रयास करूं, ये करूंगा, एक पहलू। दूसरा पहलू, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। क्यों? कुछ चीज़ें मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, जैसे मैं नहीं हो सकती और नहीं करूंगा भी। जैसे लल्लो चप्पो मैं नहीं कर सकता। जैसे कि वोट पाने के लिए मैं किसी इसको क्या बोलते हैं, जो वोटर हैं उनको उनके लिए मैं किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में रहूं, नहीं कर सकता। जिन मूल्यों के लिए, जो भी अच्छे बुरे मूल्य हैं, जो मुझे लगता है कि जिन पर मैं टिका हुआ हूँ, जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, उससे मैं परिवर्तित नहीं हो सकता। उनके बाद मैं सीधी बात कहूँगा, उनके बाद भी यदि वोटर भी मेरी तरह सिरफिरा है और उसको लगता है कि नहीं मुझे यही सिरफिरा चाहिए, तो मुझे कोई उससे गुरेज नहीं हो सकता है। ये संभव है कि उसके बाद भी कोई मुझे सदन में भेज दे तो उसका स्वागत होगा। मुझे लगेगा कि हाँ, सिरफिरों की संख्या बढ़ रही है। संभव है कि मैं चला जाऊं, बहुत संभव है कि मुझे 10-5 वोट भी ना मिले। हमारे समय में अगर आपको याद हो, एक धरती पकड़ थे, वो रोज़ चुनाव लड़ते थे, रोज़ हारते थे, लेकिन उन्होंने भी एक अपनी लकीर खींची। राजनारायण साहब थे, गलती से एक चुनाव जीत गए, असंख्य चुनाव हारे वो, लेकिन उनकी भूमिका उस समय इंदिरा जी के साथ मंत्री रहे तमाम लोगों से ज़्यादा राजनारायण जी की प्रदेश के लिए भूमिका रही, बल्कि वो न जाने कितने चुनाव हारे। तो चुनाव तो लड़ूंगा, व्यवस्था में परिवर्तन का प्रयास करूंगा। संभव है, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन संभव है कि कभी जीत भी जाऊं। भाई साहब, अभी आपने घोषणा किया कि मैं लड़ूंगा, गोरखपुर जाने का प्लान बनाया, फिर आपके आवास को घेर लिया गया जहां हम लोग बैठे हुए हैं और नज़रबंद कर दिया गया। कई बार निकलने का प्रयास किया और फिर बंद ही कर दिया गया। भाई साहब, 7 महीने रहे, अब फिर अब तो बड़ा चुनाव वही 2024 का रहा है, फिर क्या होगा यह सोच करके यहाँ कुछ कंपन हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है क्या? जैसे एक बार महसूस करिए, आप फिर कहेंगे अब मैं लड़ूंगा। बनारस मान लीजिए, आप कह देंगे कि बनारस अब प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चलूंगा, और आप जैसे ही बनारस कूच किए वैसे ही फिर हुआ और फिर कोई मुकदमा लाद दिया गया। तो क्या यह सोच करके कुछ हलचल नहीं हो रही है जैसे भीतर? देखिए, अब मेरी समस्या ये है कि मुझे हलचल उस तरह की नहीं हो पाती है, बट मुझे उस तरह का भय नहीं हो पाता है। मैं क्या करूँगा लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं व्यवस्था में सुधार के लिए, मैं अपना होम करने को, अपने आप को परेशान करने को मुझे हिचक नहीं होती है, इतना तय है। अगर मेरे कारण, और मुझे ऐसा देखिए ये भी बता दूं, मैं एक गलतफहमी का शिकार जरूर हूं। मुझे यह गलतफहमी नहीं है कि मुझे वोट मिलेगा, लेकिन मैं इस गलतफहमी का शिकार जरूर हूं कि 10 आदमी ही सही मुझसे हिम्मत पा रहा है और यह कह रहा है कि अगर ये ठाकुर जैसा पागल आदमी अगर फला से लड़ सकता है तो मैं भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकता हूँ। तो यदि मैं एक आदमी में भी अपने इस जीवन में अपने साथ, मेरे साथ जो भी कहे 7 महीना नहीं 17 महीना मैं रहूं न रहूं एक अलग बात है, लेकिन मुझसे अगर एक आदमी भी ऐसी हिम्मत पाता है और उसको लगता है कि नहीं मैं भी लड़ सकता हूं, किस चीज़ के लिए? गलत के लिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए, अब व्यवस्था में अपने हक के लिए, तो मैं यह मानता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया। हर व्यक्ति के जीवन के सफलता का अपना अपना मापदंड है। मेरे जीवन की सफलता का यह मापदंड नहीं है कि मैं विधायक मंत्री बन पाऊंगा, एडीजी डीजी बन पाऊंगा। अरे किस्मत में होगी, कई बार किस्मत होगी। अभी यहाँ बड़बड़ा रहा हूँ, कल को पता लगा कैट में मुकदमा जीत जाऊँ, फिर एडीजी बन जाऊँ। तो अब जो ईश्वर की इच्छा थी कि तुम 7 महीने वहाँ रहो। अच्छा, जाएंगे फिर? अगर जैसे कैट से मुकदमा जीतते हैं तो फिर ज्वाइन करेंगे?
अब कुछ दिन तो ज्वाइन करूंगा ही, कुछ दिन करूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा तो लेकिन यह सब देखिए अब मैं जो कहना चाह रहा था, एक चीज़ जरूर कहूँगा। देखिए मैं अपनी बात, मैंने वहाँ एक पुस्तक पढ़ी जिसको बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं या नापसंद भी करते हैं, जिस पर विवाद भी करते हैं। भगत सिंह ने लिखा व्हाई आई एम एन एथिस्ट, एक पुस्तक लिखी उन्होंने, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो पुस्तिका है, उसमें बहुत अच्छा लॉजिक उन्होंने दिया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ उसके। और मैं भगत सिंह का, जाहिर सी बात है, पूरे विश्व की तरह मैं भी उनका फ़ैन हूँ, दीवाना हूँ। उन्होंने जो कुछ किया, जो एक मिसाल छोड़ी। लेकिन मुझे एक आश्चर्य की बात यह लगी कि मैं पहले नास्तिक था, जेल में जाके मुझे ऐसा महसूस, मैं आस्तिक हो गया जी। भगत सिंह के प्रति जो दीवानगी है या उनके प्रति रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह है, और मैं आस्तिक हो गया। मुझे लगा, क्यों मैं बताऊं, एक आपको संभवतः आपको आश्चर्य हो कि मुझे इसी साल के पिछले साल के जनवरी में 2-3 लोगों ने कहा था कि आप अगस्त होते होते आप जेल चले जाएंगे। अच्छा, हाँ। और कोई पॉलिटिकल आदमी ने कहा, जो ज्योतिष वगैरह होते, मैं विश्वास नहीं करता, हमारे घर के कुछ लोग विश्वास करते, मैं उस समय तक बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। और उन्होंने अगस्त कहा, मैं अगस्त में गया, तो मुझे महसूस हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, वैसे ये मैं कहता था कि भाई ज्योतिष कितनी बेकार चीज़ है और सब झूठ बोलते हैं, कैसे कहा। और मैं आपको बताऊं, एक कुरहंस एक जगह है आजमगढ़ में जी। कुरहंस में एक बाबा जी रहते थे, अब शायद वाराणसी चले गए हैं। मैं जब एसपी देवरिया था सन 99 में, उनसे मिलने गया था उस समय। उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि सन 53 या 54 साल की उम्र में कहा था कि तुम जेल जाओगे। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे कहने से नहीं कुछ होता है। सच कहीं ना कहीं ये बात है कि हमारी विद्याओं में, भारतीय विद्याओं में कहीं ना कुछ ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसको लोग जान लेते हैं। भाई साहब, जेल वाले के बाद नहीं बताया था कि उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, वो ऐसा है, उसके बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको फिर ठीक ही रहेगा। मुझे तो वहाँ भी ठीक लगता था, सिवाय एक ब्रीफ पीरियड में। अच्छा, ब्रीफ पीरियड में भी एक डिप्रेशन हुआ था, लेकिन हमेशा इस बात का उत्साह ये भी लगता था, क्योंकि जब मैं पुस्तकें पढ़ता था लोगों की और ये होता था, जब अपना समय बिताता था, मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को नहीं पार कर पाऊँगा या इस चीज़ के आगे मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज भी मुझ पर यह दारोमदार है कि जो मेरी समझ में कि जो मेरे साथ गलत हुआ है, यदि जो लोग गलत किए हैं, यदि वो दंडित हो सके न्यायिक प्रक्रिया से, यह समाज मुझसे अपेक्षा करता है, मैं इसको अपना दायित्व समझता हूँ। तो अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस रूप में मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आपकी इच्छाओं से बहुत ऊपर की होती हैं, लगभग सारी चीज़ें ऊपर की होती हैं। यदि ऐसी कुछ स्थितियाँ होंगी, ईश्वर की कोई इच्छा होगी, जिस तरह से इच्छा होगी, लेकिन अगर संभवतः ईश्वर ने मुझे इस तरह से कहा या समझा कि कुछ ऐसे भी लोग हों जो कुछ कर पाए ना कर पाए। मेरे जैसे आदमी के मामले में नतीजा महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रयास महत्वपूर्ण होता है। इतिहास इस बात का गवाह है। बहुत बड़े बड़े नाम मैं क्यों लूँ और क्यों अपने आप को मैं छद्म इसमें करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादातर बल्कि इतिहास में जो बड़े बड़े नाम रहे हैं, उनमें विजेताओं की तुलना में जो लोग हारे, पराजित हुए, नेस्तनाबूद हुए, लेकिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको बहुत प्रतिष्ठा मिली। अब देखिए, सबसे बड़ा नाम मैं ले रहा था भगत सिंह साहब को। अगर देखा जाए हमारे अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखा जाए तो भगत सिंह साहब वह व्यक्ति हैं जो कि 2 बहुत ही सीरियस अपराध के दोष सिद्ध हैं। वो आजीवन कारावास पाया उन्होंने, बम फेंकने का असेंबली में, लोकतांत्रिक संस्था में, और एक पुलिस अफसर को गोली मारने का, उसमें मृत्युदंड पाया और दोष सिद्ध हुए। उन्होंने सुपीरियर कोर्ट में अपील किया, वो खारिज किया गया। मैंने वहीं पढ़ा जेल में कि जो तिलक साहब हैं, 1908 में जब ये वहाँ भेजे गए थे अंडमान में, तो जब लौट के आए, जिस कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब उनको 6 साल की सजा दी थी, कुछ दिन पहले उसी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके उस वाक्य को, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, उन्होंने अपने उसी दलील के दौरान कहा था। ये सब उन्होंने कोर्ट के बाहर, कोर्ट में ही कहा था, अपने दलील का हिस्सा था उनके, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तिलक साहब की बहुत ही चर्चित वाक्य है। ये उन्होंने अपने एक दलील में कही थी, एक जिरह के दौरान। उसी को बॉम्बे हाई कोर्ट के उसी चैम्बर में लिखा गया है जहां से वो दोष सिद्ध
जिस तो आखिर भाई देख, कानून की निगाह में तो दोष सिद्ध कैदी हैं जी। और उसी रूप में मरे। लेकिन मेरा यह मानना है कि इतिहास समय के साथ अपने इवैल्यूएशन को बदलता रहता है। मुझे यही सही लगता है कि मैं चीज़ों को सामने रख पाऊँ, सफलता असफलता की ओर मैं न जाऊँ। सफलता असफलता के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग सफल हैं। हर व्यक्ति सफल हो जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो बहुत ही असफल रहे, लेकिन लोगों के सामने बहुत इन बातों को लाने का प्रयास करें। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर हारे नहीं हैं, अमिताभ ठाकुर हारेंगे भी नहीं। अमिताभ ठाकुर और मजबूत होकर के जेल से निकले हैं। लड़ाई लड़ेंगे, संगठन भी बनाएंगे और टोका टाकी करेंगे, उंगली करते रहेंगे। लोकतंत्र में जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है उसका चढ़ बढ़ करके पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना। अंतिम बात भाई साहब, मोबाइल आपकी मिली नहीं और फिर संपर्क कैसे करेंगे लोग, मेल ओल कैसे क्या? देखिए मोबाइल, और आप संगठन भी बनाएंगे, पागलों का मोर्चा बनाएंगे, आधा पागल। कमल टावरी जी हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं, वो आधा पागल एक बनाए हैं। हमने उनसे पूछा भाई साहब ये आधा पागल क्या है, तो उन्होंने कहा कि पागल हवा के विपरीत चलता है, पागल हवा बांधता है और पागलों से ही कल्याण होगा। तो भाई साहब ये जो संगठन बनाने जा रहे हैं तो कैसे लोग संपर्क करेंगे आपसे? देखिए जो टावरी साहब का मैं भी चेला हूँ, उन्होंने कहा तो मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा ही काम कर रहे होंगे। मेरी उनसे मुलाकात होती रही, तो ऐसे ही लोगों के साथ मिलना मिलाना, उनके जो भी मान लीजिए जो मुझसे उम्र में और अन्य चीज़ों में बड़े हैं, उनका शिष्य बनना, जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनको साथ लेना, ये करूँगा। जहाँ तक मोबाइल का प्रश्न है, मुझे लगता है 4-6 दिन की बात है, विलम्ब हो रहा है और इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो मिल जाएगा। अदरवाइज भी सोशल मीडिया है, लेकिन अब एक कमी मेरी रही है कि मैं सोशल मीडिया ही ज़िंदगी नहीं है, सोशल मीडिया ही व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति और सोशल मीडिया में अंतर है। अब मैं इसको आगे बढ़ा के वास्तव में जो फील्ड में जाने वाली बात है, जिसमें मेरी कमजोरी रही है, उसको करूँगा। लोगों से मिलना जुलना, उनको प्रोत्साहित कर पाना, जो भी उद्देश्य से मैं आप्लावित हूँ, जिन उद्देश्यों को मैं जीवन का मूल्य समझता हूँ, उनको फेस टू फेस बता पाने की कोशिश करना। मात्र यह नहीं कि ट्वीट कर दिया और फेसबुक टिप्पणी कर दी, तो उस दिशा में भी मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।